हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने फोटोन के बारे में थोड़ा सा देखा था। उसकी प्रॉपर्टी अपन पहले देख चुके थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटोन के बारे में थोड़ा सा कि उसका मास, मोमेंटम, एनर्जी, एंड देन वी सॉ दैट कि फोटोन अगर एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है एंड व्हेन ए बीम of light is falling on some surface, it also exerts some pressure and force on that surface। तो वो अपन ने कैलकुलेट किया कि हर एक केस में अगर इंटेंसिटी आई की लाइट या पावर पी ए एरिया पे गिर रही है तो उस केस में कितना फोर्स लगाएगा जो बीम, कितना प्रेशर होगा जिसको हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। तो ये देखा अपन ने कि एक जो फोटोन होता है उसकी वजह से जो मोमेंटम आता है दैट इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ठीक है ना। एंड द force basically if it is falling on completely absorbing surface, intensity I है, a area of cross section है, तो अपन ने derive किया था for a completely absorbing surface force is equal to this, और प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर सिंपली I by C। Similarly if it is completely reflecting perfectly then it become 2IA by C and pressure will be 2I by C। नेक्स्ट केस इज कि अगर इसमें कुछ ऐसा सरफेस है जो कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है, उसके लिए हम दो क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, ए एब्जॉर्प्टिव पावर एंड आर रिफ्लेक्टिव पावर। इन दैट केस सिंपली ये फैक्टर बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट क्योंकि यहाँ पे अभी पूरा हो रहा है, यहाँ पे ऐसे 30%, तो ये 30% 0.3 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा बेसिकली। तो उस सिचुएशन में जो फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो जाएगा कंप्लीटली, उसकी वजह से जो फोर्स आएगा दैट विल बी आई ए कैपिटल ए स्मॉल ए डिवाइड बाई सी। दिस इज द फोर्स ड्यू टू द एब्जॉर्ब फ्रैक्शन ऑफ बीम। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड की वजह से आ जाएगा 2IA बाई सी इंटू आर, और नेट की अगर हम बात करें तो वो सिंपली ऐड हो जाता है। सिमिलरली प्रेशर की बात करेंगे तो इसकी वजह से आ जाएगा I स्मॉल ए बाई सी, और इसकी वजह से आ जाएगा 2IR बाई सी, जिसको हम रीअरेंज करके ये भी लिख सकते हैं I बाई सी, दिस इज 2 माइनस ए, और I बाई सी this is R plus 1, like that in different forms। Similarly अगर जो बीम है लाइट की, if it is not falling normally actually, is it अगर एक सरफेस पे कुछ एंगल पे गिरती है बीम, in that case थोड़ा सा हमें चीज़ों को ध्यान रखना होता है। यहाँ पे ये जो एरिया है ये इसको अगर A ले रहे हैं, इंटेंसिटी I है, तो I इंटेंसिटी बेसिकली इस एरिया के करस्पॉन्डिंग है, राइट। तो हमें जो एनर्जी है वो इसके हिसाब से लिखनी होती है। इन दैट सिचुएशन सिंपली इफ इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, तो जो फोर्स यहाँ पे आएगा वो दो पार्ट में आएगा, एक अलॉन्ग दिस, एक नॉर्मल। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कंपोनेंट लिख देते हैं वो सिंपली मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। प्रेशर I कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, एक हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में हो जाता है। सेम एग्जैक्टली इन सेम मैनर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आल्सो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये थे अपने रिलेशन जो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। लेट्स सी फ्यू मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस, जो सिंपल देख सकते हैं कि आसान चीज़ें हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को याद रखना होगा, फॉर्मूला ट्राई टू रिमेंबर दैम। ओके, सो लेट्स सी वन एप्लीकेशन एक्चुअली हियर। ए प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो एक प्लेट दे रखी है जिसका मास हमें दे रखा है दैट इज 10 ग्राम। ओके, is in equilibrium in air due to the force exerted by light beam on the plate, calculate the power of the beam assuming plate is perfectly absorbing। तो ये एक प्लेट है जिसका मास 10 ग्राम है, जिसपे एक बीम ऐसे नीचे से गिर रही है जो कि फोर्स लगा रही होगी, वो उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रख रही है, मतलब कि जो रेडिएशन फोर्स है दैट इज बैलेंसिंग इट्स mg। तो अब जो बीम है ना, इंसिडेंट बीम, उसका हमें पावर निकालना है। तो अभी अपन ने देखा, देखो जो फोर्स क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल टू, एंड इट्स मेंशन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, तो ये क्या हो जाता है I कैपिटल A डिवाइडेड बाई C, दिस इज द फोर्स एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, mg। और यहाँ पे I इंटू A, इफ A इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस, उसको अपन बोल देते हैं पावर। तो पावर बाई C इज इक्वल टू m कितना है 10 मिलीग्राम, सो 10 मतलब 10 ग्राम है तो 10 raised to power minus 3 g, लाइक kg इंटू जी इज 10, एंड सो पावर अपन को चाहिए था सिंपल, तो पावर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 raised to power minus 3 मल्टीप्लाइड बाई सी कितना होता है 3 इंटू 10 raised to power 8।
ये कितना हो जाएगा 2, तो दिस कम्स आउट टू बी पावर इज इक्वल टू हाउ मच, सिंपली 3 इंटू 10⁻7 वाट। सो दैट सिंपल, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, सिंपल एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखो I इंटू ए बाई सी शुड बी द, क्योंकि यहाँ पर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्बिंग के केस में ये हम रहता है रिलेशन, दिस फोर्स शुड बी बैलेंसिंग द mg सो दैट इट्स नॉट फॉलिंग, इट्स इन इक्विलिब्रियम, इट्स मेंशन इक्विलिब्रियम, दैट्स वाई। तो ये सिंपल रिलेशन, ठीक है ना। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर एक्चुअली। तो ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, तो यहाँ पे अपन को देखा है लैम्डा दैट इज 200 नैनोमीटर इज प्रोपेगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल सरफेस, तो जो मतलब ऐसे पैरेलल बेसिकली बीम की तरह इन प्रोपेगेट कर रही है, और जिसका वेवलेंथ हमें देखा है। पावर ऑफ द बीम, सो पावर इज आल्सो गिवन दैट इज 5 m watt means 5 milliwatt 10⁻³ watt, right? This is the power and its area of cross section is 1.00 mm square, तो जिसको अपन लिख सकते हैं 1.0 into 10⁻⁻6 meter square. This is the area. Clear? All right. Find the pressure exerted by the beam on the metallic surface if it is completely absorbing. तो प्रेशर का अभी अपन ने देखा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, I/C on completely absorbing surface, और I को क्या लिख सकते हैं अपन, I is equal to what, पावर डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये रख देंगे, तो ये सॉरी ये प्रेशर है, दिस इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई C मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पे भी वैल्यू रख देते हैं। पावर कितना है अपना 5 मिलीवॉट माइनस 3 डिवाइडेड बाई C 3 इंटू 10⁸ एंड एरिया कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर? ओके, तो लेट्स से सिंप्लीफाई इट। तो प्रेशर कितना आ गया, प्रेशर इज कमिंग आउट टू बी 5/3, ये हो गया 10⁻², और ये ऊपर जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज सिंपल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि लाइक रेडिएशन है, उनका मोमेंटम है, तो वो फोर्स लगाती हैं, प्रेशर भी लगाते हैं, एनर्जी भी कैरी करते हैं, तो वो रिलेशन हमें समझ में आना चाहिए। सो ट्राई टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट्स लाइक बेसिकली सिंपल एप्लीकेशन। लेट्स सी नेक्स्ट। Okay, see here we have one more problem. A plank of mass m is lying on rough horizontal surface having coefficient of friction mu. तो ये surface है जिसपे mass m का plank ऐसे रखा हुआ है and the surface is rough having friction coefficient mu as shown below. Find the acceleration of the plank assuming it slips and surface of the body exposed to radiation is black. तो मतलब कि इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है ये मानते हुए कि ये बॉडी स्लिप करेगी। दूसरी बात, इसका जो सरफेस रेडिएशन को एक्सपोज्ड है दैट इज ब्लैक, बॉडी मीन्स इट्स कंप्लीटली एब्सॉर्बिंग, राइट। तो अभी देख सकते हैं यहां से एरिया ऑफ प्लेट, एरिया क्या है, सिंपली A इंटू बी, राइट, दिस इज एरिया। इंटेंसिटी I दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो इंटेंसिटी है वो कुछ एंगल I पे इंसिडेंट है। क्लियर? तो ये चीज अपन को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सो एंगल I पे अगर ये इंसिडेंट है इन दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, करेक्ट ना, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फोर्स विल बी एट सम एंगल। ओके, तो पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या हो जाता है यहाँ पे I इंटू इट्स एरिया इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट, C। क्लियर ना? दिस इज अ बेसिकली फोर्स I into cos theta और okay, so the force here is this। तो जिसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो एक्चुअली में, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, तो जो मोमेंटम ट्रांसफर किया इज डेल्टा P बाय 1 फोटोन, वो क्या हो जाएगा सीधा H बाय लैम्डा, राइट। और देखो इंटेंसिटी I है, सरफेस एरिया A इंटू बी है, तो अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ फोटोन इज इट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, वो कैसे निकालेंगे,
तो ये आ जाएगा बेसिकली एनर्जी। एनर्जी कैसे आएगी? इंटेंसिटी इंटू एरिया, ये वाला एरिया इसका, नॉट दिस एरिया। So that will be like I into area AB into cos theta divided by hc into lambda। तो ये नंबर ऑफ फोटोन आ गए। नंबर ऑफ फोटोन इतने स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकेंड, राइट? दिस इंटू चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन इज दिस, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इज द नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? अपना फोर्स। अब ये ध्यान रखने का कि मोमेंटम ऐसे एंगल पे मीन्स जस्ट रिमेंबर इट कि यहाँ पे अगर इस प्लेट को मैं ऐसे मानता हूँ, राइट, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो इस तरह से कुछ ऐसे एंगल पे ट्रांसफर हो रहा है, तो जो फोर्स होगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा बेसिकली, एंड दिस एंगल विल बी आल्सो योर थीटा, ये भी थीटा। तो अब इसमें दो आ जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको एफ लिखता हूँ एफ, सो दिस इज एफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। क्लियर ना? और फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इसमें एक mg भी आएगा और ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देखो सिंपल टर्म्स में मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था, ये नेट फोर्स लिखा है मैंने इसकी, क्योंकि आपको बताए थे इस केस में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आता है, एक वर्टिकल, राइट? तो मैंने नेट फोर्स ये लिख दिया। वो कैसे? चेंज इन मोमेंटम नेट दिस, टोटल नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड दिस, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी द नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? फोर्स। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो h कैंसिल हो गया और लैम्डा कैंसिल हो गया, I एरिया AB डिवाइडेड बाई इंटू कॉस थीटा बाई C। ओके, सो दिस इज, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, और इधर पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है। और इसका मान लेते हैं कुछ एक्सीलरेशन A, क्योंकि ये स्लिप हो रहा है, राइट? तो अभी इसमें क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या आ जाएगा? mg प्लस एफ कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज म्यू इंटू mg प्लस एफ कॉस थीटा। अब नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज एफ साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट मीन्स दिस एफ साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, दैट इज म्यू, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज mg प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास। ये ध्यान रखने का, यहाँ पे जो f की वैल्यू है, f इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन हियर, right? So just you can substitute it further or simplify it further one step। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखने का है कि कहाँ क्या हो रहा है, मोमेंटम वगैरह चेंज, उसके हिसाब से आपको कंसिडर करने का। तो दिस इज अबाउट दिस प्रॉब्लम। Okay, here we have another problem. This is a good problem actually, or you can call it little bit difficult for you. We try to understand. I hope you will get it actually. So first let me explain you the problem here. So if in the path of uniform light beam of large cross section, तो एक ऐसे light beam है, large cross section इस तरह से like incident, okay, like this beam. In path of this, a solid sphere is placed like this. Clear? A solid sphere of radius capital R, which is perfectly reflecting, and this sphere is perfectly reflecting, is placed this way. Find the force exerted on this sphere due to the beam. और इसकी जो इंटेंसिटी है वो आपको दे रखी है, तो ऐसे पूरा लाइक एरिया में I इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट है। तो ये इसकी इंटेंसिटी I है और ये स्फीयर है जिसकी रेडियस R है, वो इस तरह से रख दिया गया है। तो अभी आपको पूछा गया इस स्फीयर पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो पहली बात तो देखो, अभी इसमें क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम में को अपन को इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होगा, बिकॉज हियर एट फोर्स एट एवरी पॉइंट विल नॉट बी कांस्टेंट, सो वी नीड टू गो फॉर इंटीग्रेशन। तो अब देखो कर क्या रहे हैं हम, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने का। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा ऐसे एलिमेंट ले लिया, मतलब अगर मैं इसको स्फीयर को सामने से देखूँ, सामने से मतलब इधर से आप देखोगे तो ये क्या होगा, आपको इस तरह का कुछ एरिया, मतलब लाइक आपने छोटा सा एलिमेंट ले लिया कि जहाँ पे ऐसे बीम जा रही है, गिर रही है, राइट। तो ये सरफेस मतलब साइड से आप देखोगे इधर से, देन इट विल अपीयर लाइक दिस। तो इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसकी देखो ये एंगल अगर मैं एक्स से इससे थीटा ले लेता हूँ तो ये डी थीटा जो छोटा है, तो इसके जो
ये है थिकनेस, वो हो जाती है आर डी थीटा, और इसकी जो ये वाली रेडियस लेंथ हो जाएगी वो हो जाती है 2 पाई आर साइन थीटा, बिकॉज ये रेडियस क्या हो जाएगी, ये आर है ये थीटा है, तो ये हो गया आर साइन थीटा। तो ये रेडियस हो गई इसकी, ये जो इसकी रेडियस है ये वाली रेडियस हो जाएगी आर साइन थीटा, तो ये टोटल लेंथ हो गई 2 पाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई इसकी जो थिकनेस है वो हो जाती है आर डी थीटा, तो इसका टोटल एरिया ds हो जाता है, ds एरिया इज दिस, ठीक है ना। अब ये देखो ऐसे कर्व्ड सरफेस पर है, ये ऐसे कर्व्ड सरफेस पे है, इसका अगर सामने से देखेंगे तो वो एरिया कुछ अलग होगा, राइट। तो इसको अगर मैं ये जो बीम आ रही है उसमें देखूं तो ये इस तरह का सिलिंड्रिकल में ये एरिया अलग होगा, तो ये एरिया को अपन लिख सकते हैं dA दैट इज इक्वल टू ds cos थीटा बाय एरिया वेक्टर, ओके। सो दिस इज अप टू हियर। तो अभी देखो यहाँ पे इंटेंसिटी आई है, तो जो पावर इंसिडेंट मैं बोलूंगा ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट इज इट पावर इंसिडेंट ऑन dA एलिमेंट या dA एरिया, तो वो कितना हो जाएगा, पावर दैट यू कैन राइट I इंटू dA, क्लियर, ओके। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मैं लिख ही सकता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स सिंपली this divided by hc by lambda, okay, but that is not required here. Now see next thing is, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, this surface is perfectly reflecting, okay। इसके अगर मैं नॉर्मल देखूँ ना, इसके नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल ये, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, तो अभी ये कैसे है, ऐसे इंसिडेंट है, तो ये क्या होगा एग्जैक्टली ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम एंगल पे इधर की तरफ, so this angle will be also थीटा। तो इस सिचुएशन में जो चेंज इन मोमेंटम होगा एक फोटोन का, राइट, वो क्या होगा बेसिकली, वो अपन लिख सकते हैं h बाई लैम्डा इंटू दिस, इसका कंपोनेंट ये क्या है, इस तरफ है, मोमेंटम इस तरफ, करेक्ट ना। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो एक्चुअली में, ये जो मोमेंटम है इस तरफ है, फोटोन इज स्ट्राइकिंग लाइक दिस, तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कॉस थीटा इसके नॉर्मल और एक साइन थीटा, तो ये दो कंपोनेंट क्या होता है, इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ये वाला कंपोनेंट ऐसे है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन में यहां पे लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन, तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा इंटू कॉस थीटा इंटू 2, बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ओके। दिस एंड नंबर ऑफ फोटोन, हाँ अगर मेरे को चाहिए तो ये कितना आ जाएगा I dA इंटू लैम्डा बाई hc, सो दिस इज नंबर ऑफ फोटोन। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है ना, ये ध्यान रखने का, ये अलोंग नॉर्मल टू दिस एलिमेंट इज इट, क्योंकि यहां पे ये जो मोमेंटम है मैंने आपको बताया ऐसे होगा, दिस इज p इनिशियल, तो इसके कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, एक p cos थीटा इसके अलोंग और p sin थीटा इसके अलोंग, मतलब ये समझ में आ रही है ना चीज़, ये कंपोनेंट है तो इसका ये एंगल थीटा है, तो ये p है तो ये भी थीटा, तो इसका क्या होगा p cos थीटा इधर हो गया, मतलब इस नॉर्मल के अलोंग एक p sin थीटा, तो sin थीटा कंपोनेंट तो चेंज नहीं रहेगा, cos थीटा कंपोनेंट इसके अलोंग मतलब उल्टा हो जाएगा, तो टोटल चेंज, और इसी को मैं बोल सकता हूँ फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा 2h बाई लैम्डा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई दिस I dA इंटू लैम्डा बाई hc, तो ये कैंसिल होकर के अपने पास आ जाएगा 2I dA cos थीटा बाई c, सो दिस इज फोर्स। नाउ रिमेंबर ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज अलोंग दिस कॉमन नॉर्मल, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो मेरा एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट, तो इसके फोर्स आ रहा है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज फोर्स, क्योंकि ये मतलब पूरा फोर्स नहीं है तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ, जो एलिमेंट पे फोर्स है तो ये dF, राइट, तो dF कितना हो गया दिस, एंड dF इज अलोंग दिस, तो dF इसके अलोंग है, तो अब देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो अब dF के क्या होंगे फिर से कंपोनेंट, dF cos थीटा और dF इधर आएगा sin थीटा,
अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, उसके भी कंपोनेंट एक इधर आएगा एक ऊपर आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट समझ सकते हो कि एलिमेंट यहाँ पर भी है, तो उसकी वजह से क्या आएगा डी एफ इधर, और यहाँ का जो थीटा तो डी एफ कॉस थीटा, और इधर डी एफ साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए, ये वाला कंपोनेंट बचा, राइट। तो अब ये तो आ गया मेरे पास डी एफ, तो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा डी एफ कॉस थीटा, इज इट। सो आई कैन राइट डी एफ कॉस थीटा, तो वो कितना हो जाएगा 2i dA cos theta by c, clear, into one more cos theta because this is df into one more cos theta. I hope you are clear with this, right? ठीक है, और राइट एंड dA यहां तक समझ में आई चीजें। अब मेरे को चाहिए ये मेरा एक्चुअली में df प्राइम, मतलब जो मेरे का नेट चाहिए मेरे को फोर्स इस पे वो ये वाला आ रहा है, तो ये जो df नेट मेरा बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो अभी मेरे को ये कैलकुलेट करने का है, राइट। ओके, तो मैं इसको df को तो सिंपली यहाँ पे f नेट लिख देता हूँ जो कि इस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और बाकी डाटा इसमें रख देते हैं। सो 2i ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई c इंटू dA कितना है ds cos थीटा, सो वन मोर cos थीटा इंटू ds, और ds कितना है ds इज दिस इज ds, तो ये भी अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ds की वैल्यू यहाँ पे ये रख दूंगा तो ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। फाइनली आई एम गेटिंग। अब ये मेरे को ये क्या है, देखो जो इंटेंसिटी है वो ओनली इस सरफेस पे पड़ रही होगी, लाइट इधर तो नहीं गिर रही होगी, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी 0 से π/2 तक, तो थीटा का लिमिट हो जाएगा 0 से π/2 तक। इसको मैं रीअरेंज करके थोड़ा सा और ऐसे लिख सकता हूँ, सो 2i इंटू 4π, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4πr स्क्वायर इंटू i डिवाइडेड बाई c, क्लियर। एंड अंदर के बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो ये बचा दिस इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसको देखो, अगर मैं कॉस थीटा को टी लेता हूं तो साइन थीटा डी थीटा मेरा डी टी हो जाता है इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगा टी क्यूब, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है टी की पावर 4/4, और यहाँ पे 0 टू लिमिट π/2, तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं लिखता हूं दिस एफ नेट इज कमिंग आउट टू बी दिस इज अ 4π r स्क्वायर इंटू आई बाई सी इंटू cos 4 theta by 4, clear, because cos integration that's right 0 to π/2। तो अब देखो यहाँ पे 0 पे cos 0 1 हो जाता है, ओके, और π/2 पे 0 हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, इज देयर एनी लाइक साइन आई एम मिसिंग हियर, ऑलराइट थीटा दैट्स ऑल गुड। सो यहाँ पे cos थीटा को अगर मैं टी लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो हियर इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन में एक माइनस और इधर आ जाएगा। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, cos की वैल्यू जब π/2 रखोगे तो 0 हो गया, और 0 पे क्या होगा 1 हो गया, सो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी आर लेफ्ट विद माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। यू जस्ट चेक द कैलकुलेशन, आई दिस इज πr स्क्वायर इंटू आई बाई सी इज द फोर्स। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने की कोशिश करने का, चीज़ें क्या हैं कैसे हो रही हैं, एंड दिस इज अबाउट दिस बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स, राइट। सो नेक्स्ट बेसिकली तो यहाँ पे अभी अपन ने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से पहले क्या था, ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट हेयर। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक एक्चुअली। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले ऑप्टिक्स में क्या चल रहा था, इट्स वेव नेचर, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन क्या लेके आए, अगेन फोटोन थ्योरी, बेसिकली दैट इज पार्टिकल, क्वांटम नंबर, क्वांटम से आई तो पार्टिकल नेचर। तो अब वापस क्या आ गया था, जो पहले का डिबेट था कि लाइट इज ए पार्टिकल वेव, दैट अगेन ओपन। इसके लिए मैंने बोला था आपको कि साइंटिस्ट ने एक मीटिंग लाइक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें सहमति कर ली कि हाँ लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, क्लियर, यहां तक चीजें हो गई थी। अब उसके बाद क्या है मैं तुम्हें बताता हूं, राइट। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस।
ओके तो अभी क्या था बेसिकली कि आइंस्टीन ने वापस क्या कर दिया, वो पार्टिकल नेचर ओपन कर दिया और लाइक कॉन्फ्रेंस में फाइनली साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर है। अब जो ड्यूअल नेचर है तो उसका जब पार्टिकल है तो पार्टिकल क्या होगा, फोटोन, उसका मास क्या होगा, मैम, अब वो अपन निकाल सकते हैं, मोमेंटम क्या होगा वो निकाल सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने देखा कि फॉर फोटोन इज इट, और फॉर फोटोन और रेडिएशन इज इट, जिनका ड्यूअल नेचर है तो उनकी वेवलेंथ मास तो एनर्जी लिख सकते हैं अपन mc², दिस इज आल्सो इक्वल टू एच न्यू आल्सो इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से मास आ जाता है h बाई लैम्डा सी, मोमेंटम आ जाता है मास इज इट, मोमेंटम इज h बाई लैम्डा, और यहाँ से जनरल टर्म्स में लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट h बाई पी। तो ये तो था ये डेरिवेशन, दिस इज फ्रॉम प्लांक लाइक क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, डी ब्रॉगली ने सोचा कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं अगर आप पढ़ोगे देयर इज सिमेट्री, एक्चुअली जो नेचर में बहुत सारी चीजें हैं उनमें सिमेट्री है। लाइक एक एटम के अंदर देखें, एक प्लानिटरी सिस्टम देखें तो देयर इज सिमेट्री एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि लाइक सिस्टम या यूनिवर्स ऑलमोस्ट लाइक सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे अगर ये रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, रेडिएशन का मास भी है, रेडिएशन की वेवलेंथ भी है, देन व्हाई इट्स नॉट एक्चुअली लाइक एप्लीकेबल फॉर इवन मैटर और पार्टिकल। एंड ही thought and after that he suggested that this relation is actually not only for radiation, is it, this is a general relation which is applicable even for matter, particle, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बिगर ऑब्जेक्ट्स। तो उन्होंने कहा कि जैसे रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है ऐसे ही एक्चुअली में हर एक ऑब्जेक्ट का ड्यूअल नेचर है, तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर है। तो मैटर का मास तो समझ में आता है, पार्टिकल नेचर आपको समझ में आता है, मेरा आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल नेचर आपको समझ में आता है। अब उन्होंने कहा जब इसका जो वेव नेचर है तो इसकी वेवलेंथ निकालेंगे तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इफ a particle of mass, let's say m, is moving with speed v, तो इसका जो मोमेंटम होगा p क्या लिखेंगे, m इंटू वी, राइट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मैटर वेव होगी, राइट, the wavelength of corresponding matter wave, तो वो लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी एंड दैट इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो इस तरह से उन्होंने बोल दिया कि एक्चुअली में हर एक ऑब्जेक्ट का ड्यूअल नेचर होता है एंड that also has wavelength and wavelength is given by this। यहाँ पर रहता क्या है कि अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है वो कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, बिकॉज h यू नो 6.63 और 6.62 इन टर्म्स पर -34, और एक अगर ऑब्जेक्ट है, राइट, जस्ट फॉर लाइक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, तो मास मान लेते हैं लेट्स से 1 kg, और ये स्पीड इसकी अगर मैं मान लेता हूँ जो v है, लेट्स से अगर मैं इसको 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी दौड़ाता हूँ, जो कि आप समझ सकते हो कि बहुत छोटी स्पीड है, लाइक सॉरी स्पीड बहुत बड़ी है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाता है, p इज इक्वल टू 1000, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी दैट विल बी 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मोमेंटम 1000। तो लैम्डा कितना आ गया, 6.62 इंटू 10⁻31 मीटर। तो ये आप समझ सकते हो हियर द वेवलेंथ, राइट। नॉर्मली अपन जो स्टडी करते हैं रेडिएशन, लाइक उसका क्या है, कुछ 1000 एंगस्ट्रम, इज इट, मतलब 10⁻⁻10 -9 -7 ये सब अपन स्टडी करते हैं। ये कितना आ रहा है, -31। तो ये जो वेवलेंथ है इट्स लाइक वेरी वेरी स्मॉल, जो कि लाइक ऑब्जर्वेबल नहीं होती है,
लाइक प्रैक्टिकली जिसको ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है. सो दिस इज द प्रॉब्लम ओनली, अदरवाइज इट आल्सो हैज. तो मतलब अगर जो कि यहाँ पे ये स्पीड भी बहुत लाइक प्रैक्टिकली इट्स लाइक ऑलमोस्ट नॉट अचीवेबल. ये जो बुलेट ट्रेन है ना 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखोगे तो उससे तो बहुत ज़्यादा है ये, समझ में आ रही ना चीज़ें. सो दैट इज द थिंग एक्चुअली. तो अगर इतनी स्पीड से भी 1 kg का मास मूव करता है तब उसकी वेवलेंथ इतनी होगी. सो द पॉइंट इज दैट डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट एक्चुअली एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज ड्यूअल नेचर. इट एक्ट एज पार्टिकल एंड वेव आल्सो. पार्टिकल अपन को समझ में आता है, एंड द वेव ऑफ एनी पार्टिकल इज इट वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल और wavelength of any like wave of corresponding to any particles motion is given by this and like formula is this. तो इसको अपन बोलते हैं बेसिकली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और वी कॉल दिस आल्सो मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव. एंड दिस फॉर्मूला दिस वेवलेंथ इज आल्सो कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो ये अपन लाइक स्पेसिफिक जो हमें जनरली यूज होते हैं. तो ये तो था बेसिकली डी ब्रॉगलीज मैटर वेव, डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. हाँ, इसमें अब कुछ स्टैंडर्ड है जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है. हालांकि ये जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने इसको प्रूव नहीं किया था, उन्होंने तो जस्ट ऐसे ही माना और लाइक बोला कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा नेचर में ड्यूअल है, चीज़ें सिमेट्री है तो ऐसा होना चाहिए. एक्चुअली में बाद में कुछ साइंटिस्ट दैट इज डेविसन एंड जर्मर नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इवन मैटर वेव का भी लाइक जो मटेरियल है उसका वेव होता है वो प्रूव भी कर दिया. एंड आई विल डिस्कस दैट एक्सपेरिमेंट विच प्रूव कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है. तो इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल है, उसका वेव नेचर. तो उसका बाद क्या हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लाइक इट एक्चुअली इवन प्रूव्ड. ओके, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा लेट्स से डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैं कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं इसका ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड with potential difference V नॉट. तो इसके जो काइनेटिक एनर्जी अटेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ई वी नॉट. दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. जिसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाई 2m. ध्यान रखने का यहाँ पे जो मेरा p है, हियर इट्स p इज मोमेंटम. क्लियर. तो यहां से p क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m e इंटू वी नॉट. करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी लैम्डा इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू व्हाट, h divided by p that is equal to h divided by under root 2 m e v naught. v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है, चार्ज, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट. इन सब की अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाता है अपने पास अंडर रूट, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट. v नॉट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विल बी जस्ट लाइक डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन क्या होगा. तो ये सब वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं तो ये आता है 150 डिवाइडेड बाई v इन वोल्ट. तो डायरेक्टली अगर आप रख दोगे तो ये जो सॉल्व हो करके ये तो मैं एंगस्ट्रम में करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दे देता है इलेक्ट्रॉन की. और लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट v इन वोल्ट एंगस्ट्रम. राइट. ऐसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ, just 1 second. So डी ब्रॉगली वेवलेंथ of a gas molecule or atom. तो ये कैसे लिखेंगे, तो अपन को पता है कि अगर एक गैस इज इट एट टेम्परेचर T, then kinetic energy of one molecule is it, kinetic energy of a gas मॉलिक्यूल. तो ये लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, 3/2 kT इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3,
जनरल टर्म्स में यू कैन राइट इट एफ बाई 2 kT। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मोनोटोमिक गैस है देन इट विल बी लाइक 3/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी 3/2, राइट, जिसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज, ओके, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो मोमेंटम क्या आ जाता है? अंडर रूट 2km, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या आ जाएगा? h/p अंडर रूट h। ये ध्यान रखने का थोड़ा सा, ये k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड दैट k इज काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको बेहतर होगा मैं इसको डायरेक्टली जनरल टर्म्स में लिख सकता हूँ। सो एफ के टी बाई 2 गेट्स कैंसल, तो यहाँ से आ जाता है अपने पास P इज इक्वल टू अंडर रूट एम एफ के टी, दिस इज P, lambda is this and that comes out to be h divided by under root m f k into t. So lambda for gas is it h divided by under root, अगर मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो 3 m k t for monoatomic gas. So this way actually we can write the de Broglie wavelength associated with any gas molecule or any electron which has been accelerated by potential difference v, तो v volt, तो उसका ये relation अपने पास directly है। Okay, so this is about de Broglie's like dual nature of matter or de Broglie's matter wave. Right? Let me explain you first the proof, basically Davison and Germer experiment which actually proved this phenomena, all this like de Broglie's matter wave theory. Okay, so let's discuss that first. Okay, so the next is Davison and Germer experiment. Before going for that, let me just explain you one small thing, that is Bragg's law. ये आपने पढ़ा भी होगा मे बी केमिस्ट्री में कहीं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये मतलब क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये क्रिस्टल लैटिस है कोई, तो यहाँ पे कोई सा भी क्रिस्टल लैटिस होता है, उसमें क्या होती है लेयर्स होती हैं, एटम्स एक लेयर में अरेंज होंगे, फिर दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी लेयर होगी। तो यहाँ पे क्या है, दीज आर एटम्स अरेंज्ड एंड अनदर लेयर ऑफ एटम, और उनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है वो लेट्स से डी है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर एक बीम ऐसी इंसिडेंट है लेट्स से, राइट, तो वो क्या होगी, एक तो टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ नेक्स्ट सरफेस से लाइक जो सीट होगी एटम्स की लाइक उनसे रिफ्लेक्ट होगी, और मे बी थर्ड नेक्स्ट टू थर्ड से, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। तो अभी क्या होगा, जो ये रे यहाँ से सीधी रिफ्लेक्ट होके गई, और एक रे ये जो रिफ्लेक्ट होकर के गई, ये वाली रे, यू कैन सी देयर इज दिस रे इज ट्रेवलिंग एक्स्ट्रा पाथ ऑफ दिस एंड दिस, इतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है। तो अब ये जो पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है वो कितना हो जाएगा, देखो अगर ये एंगल थीटा, थीटा को अपन बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, राइट, ये अगर थीटा है उस सिचुएशन में ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, और ये भी थीटा हो जाएगा। एक्चुअली में मेरा कहने का मतलब देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, और ये कितना है अपने पास d, तो ये कितना हो जाता है, दिस डिस्टेंस, दिस इज d साइन थीटा, तो ये d साइन थीटा, ये भी d साइन थीटा, तो टोटल जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आया डेल्टा x बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब ये जो दोनों रे हैं वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी, वो डिपेंड करेगा इस पे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम कंडीशन लिख सकते हैं, दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट, n लैम्डा, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ। So let me come back to this point now, right?
ये तो जस्ट आपके पास ब्रेग्स लॉ कि हाँ अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए 2d sin थीटा पाथ डिफरेंस वुड बी n लैम्डा, ये आपको मालूम है पहले से ही, अपन वेव और वेव ऑप्टिक्स और इंटरफेरेंस फेनोमेना में पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने प्रूव किया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर होता है, राइट। तो उन्होंने किया क्या, ये एक बैटरी फिलामेंट जो कि हीटिंग है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये क्या हो रहा है एक्सेलरेट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इधर खिंचेगा, एक्सेलरेट होगा, तो एक्सेल वी नॉट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो जो कि उसको क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो फाइनली यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। अब वो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, दिस इज निकल क्रिस्टल और निकल लैटिस, तो इसमें जो D होता है दैट इज इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम, जो लैटिस दो लेयर के बीच का जो सेपरेशन होता है फॉर निकेल इट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम, राइट। अब यहाँ पे क्या था, ये जो अलग अलग एंगल, ये जो एंगल फाई है जिसको डिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, फाई इज आल्सो टर्म्ड एज डिफ्रैक्टिंग एंगल, राइट। तो ये डिफ्रैक्टिंग एंगल अलग अलग अपन ने मेजर किया, और ये डिटेक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को डिटेक्ट कर रहा है। तो अब इसको अलग अलग, जस्ट इमेजिन कि अगर इसका वेव नेचर ना होता तो यहाँ पे क्या होता कि कितने भी एंगल पे इसको देखो, मतलब लाइक ये जो एंगल होगा रोटेट करेंगे, इसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा एक्चुअली में, राइट, ये जो बीम है अगर ये यहाँ आ रही है, मैं इस लैटिस को रोटेट कर देता हूँ और क्लियर ना, तो ये कहीं भी कितने भी एंगल पे जाएगा, आई एम रोटेटिंग दिस इज इट, कितने भी एंगल पे अगर ये यहाँ जा रही है, जहाँ यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा इंटेंसिटी बराबर आनी चाहिए, राइट। लेकिन इसकी वजह से पाथ डिफरेंस जो ट्रेवल करके आ रहा है, तो ये क्या होगा थीटा, ये मैं जब फाई चेंज करूंगा तो थीटा भी चेंज होगा, ग्लांसिंग एंगल थीटा चेंज होगा तो उसकी वजह से ये पाथ डिफरेंस चेंज हो गया। तो इसमें क्या देखा गया कि जो डिटेक्टर है वो एक पार्टिकुलर एंगल के लिए ही इंटेंसिटी मैक्सिमम रिकॉर्ड कर रहा है, राइट। सो दिस कंप्लीट सेटअप, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन गन, जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेटिंग इट टू सम पोटेंशियल V नॉट, फाइनली इलेक्ट्रॉन इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी दिस इज फाइनली बॉम्बार्ड इंसिडेंट ऑन निकेल क्रिस्टल, निकेल लैटिस, जो कि इस तरह से यहाँ पे हो रहा है चीजें, ये बीम, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को आप वेव की तरह ट्रीट करो, तो ये क्या हो रही है, दो वेव आ रही हैं, तो एक बीम है मतलब इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये क्या होगी, एक अपर सरफेस से एक लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएगी, तो एक जो पार्टिकुलर एंगल होगा, किसी पार्टिकुलर एंगल फाई और थीटा के लिए ही क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट। तो एक अपन ने क्या किया, ये जो कंडीशन, सो वी कैलकुलेट द थीटा इज इट, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड ही ऑब्जर्व दैट फॉर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट एंड डिफ्रैक्टिंग एंगल फाई इज इक्वल टू सम 50 डिग्री, ही गॉट मैक्सिमम intensity in detector, राइट। तो ये जब फाई 50 डिग्री है तो फाई 50 डिग्री होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूं 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा 180 माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, एक वेवलेंथ बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम देखते हैं कि वेवलेंथ कितनी होगी, सो कैलकुलेटेड वेवलेंथ, तो उसके लिए क्या किया 2d साइन थीटा एन लैम्डा, एन 1 ले लिए, और यहां पे देखो 2 डी कितना है 0.91 एंगस्ट्रॉम इनटू साइन 65 डिग्री, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो एक लैम्डा यहां से कैलकुलेट किया, क्लियर। लेट मी रेज दिस पार्ट, और दूसरी जो वेवलेंथ थी वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट की, वेवलेंथ
डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्या आ रही थी, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डी ब्रॉगली अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई यहां पर कितना आ रहा है 54 वोल्ट। तो यहां से कैलकुलेट की ये एंगस्ट्रम है, राइट। सो लेट मी जस्ट टेल यू ये सॉल्व करके कितना आता है एक्चुअली। ओके, सो वी गॉट एक्चुअली वेवलेंथ फॉर टू वे, एक डी ब्रॉगली से यहां से, तो ये सॉल्व करके आता है बेसिकली 1.667 एंगस्ट्रम, जिसको अपन लैम्डा इज इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रम, ये वेवलेंथ। और एक इससे बेसिकली वेव नेचर से देखते हैं, तो यहां से जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, इज इट फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, तो यहां से जो लैम्डा आया वो आया 1.66 एंगस्ट्रम, राइट। नाउ यू कैन सी दीज टू आर ऑलमोस्ट क्लोज। तो पहली बात देखो, ये तो क्या बता रहा है उसका वेव नेचर, इक्विवेलेंट वेवलेंथ, जो अगर ये इसका वेव नेचर है तभी तो एग्जैक्टली यहां से कट कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बने, तो वो भी, एंड दीज आर टू आर सेम, एंड दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड, इज इट, दिस प्रूव्ड the wave nature of electron or electron beam. So this was like experimental demonstration by Davison and Germer, two scientists we call Davison and Germer experiment. Clear? So this is about basically you can say proof of de Broglie's matter wave. तो यहाँ तक देखा जाए तो ऑफिशियली योर चैप्टर इज ओवर, बट लेट मी टेल यू जस्ट फ्यू मोर थिंग्स अबाउट इट एक्चुअली। ओके, दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग हियर, प्रूफ ऑफ बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। बोर ने क्या कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा, कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा, उसी में जिसमें एंगुलर मोमेंटम उसका NH/2π होगा, वही स्टेबल ऑर्बिट होंगी। क्यों होंगी ऐसी? नो प्रूफ, बोर डिड नॉट प्रूव, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट पोस्टुलेट। लेकिन इसको बाद में आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो उन्होंने कैसे प्रूव किया, इज इट, सो लेट्स सी इट्स प्रूफ। अब जस्ट इमेजिन, देखो ये क्लियर हो चुका है कि मैटर वेव भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, मैटर की भी वेव होती है। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन को क्या करो, आप एक वेव की तरह सोचो। अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, नाउ इट हैज वेव। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, राइट, तो क्या होगा, एक वेव की तरह वेव जनरेट करेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां से इसने एक वेव जनरेट की, इट्स मूविंग। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये वापस, जैसे मान चलो यहां आता है तो फिर से वेव जनरेट करेगा। अब कंडीशन क्या है कि जो वेव, दो वेव हैं, राइट, एक यहां पर है किसी भी पॉइंट पे, तो उसने वेव जनरेट की, मान चलो ये वेव आ रही है, ये इसी पॉइंट पे, जस्ट इमेजिन करो कि इसी पॉइंट पर है ना, फिर वापस से वो दूसरी वेव जनरेट करेगा। अब ये पहली वाली वेव और ये दूसरी वाली वेव अगर वो सेम फेज में होंगी तो क्या होगी, एनर्जी इंटरफेरेंस विल बी कंस्ट्रक्टिव, एनर्जी विल बी लाइक कंजर्व, अंडरस्टैंडिंग। इफ दीज टू वेव्स आर इन अपोजिट फेज, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, एनर्जी उस सिचुएशन में एक्चुअली में इस ऑर्बिट में एनर्जी खत्म हो जाएगी। टोटल इंटरफेरेंस में एक्चुअली में क्या होता है, एक जगह डिस्ट्रक्टिव एक जगह कंस्ट्रक्टिव, तो ओवरऑल थिंग्स रिमेन कंजर्व। बट यहाँ पे क्या हो रही है, एक ही सिचुएशन हो रही है अपने पास, राइट। तो एक ये जो वेव यहाँ से उसने जनरेट की, ये जा रही है, दूसरी नेक्स्ट ये वापस यहाँ पे ऐसे आएगी, वापस यहाँ जनरेट करेगा। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 2πr, राइट। सो कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज वेव। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव है, तो यहां पे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
कि ऑर्बिट स्टेबल हों, एनर्जी कंजर्व बनी रहे, we can write the path difference delta x is equal to what, 2 pi r, and this should be equal to what, n lambda, right? और lambda को क्या लिख सकते हैं, n lambda is equal to h by p, and what is p, so this is n, h by p is mv, mv को इधर भेज देते हैं, so what it implies, 2 pi r is equal to n h by mv, mv को इधर, सो 2 pi r mv n h, 2 pi से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो mv r इज इक्वल टू n h बाई 2 pi। तो यहां से एक्चुअली में इसको प्रूव कर दिया गया बाद में कि ये उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा या वही स्टेबल ऑर्बिट होंगी जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम nh बाई 2 पाई या h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। Only those are stable orbits. The reason is in that electron जो beam बन रही है, it will have constructive interference and there will not be any destruction of energy, and in only those orbits are stable, those are allowed. और जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी उनमें क्या होगा, like your interference will be destructive and orbits will not be stable, and that is the proof of Bohr's postulate of angular moment। और बाकी जो थी चीज़ें हैं कि एनर्जी बढ़ेगी वो तो सब कैलकुलेशन अपन करके देख चुके हैं। तो इस तरह से जो बोर मॉडल था दैट वाज लाइक कम्प्लीटली एक्सप्लेन, वो सब चीज़ों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह कैसे था सब कुछ वो भी अपन ने समझा, सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे मेनली जो अपन ने लाइक 3 पार्ट्स में इसको देखें तो वो था बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम, नील बोर, जे थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑल दैट, मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो सब अपन ने समझा। उसके बाद अपन ने लाइक जो रॉन्टिजन का एक्सपेरिमेंट दैट इज एक्सरे, तो एक्सरे क्या थी, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे जनरेट होती हैं, कूलिज ट्यूब एंड एक्सरेज का टाइप बेसिकली दैट इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड कंटिन्यूस एक्सरे। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहाँ से आती हैं, कंटिन्यूस एक्सरे कहाँ से आती हैं, एंड मोजलेज लॉ, वो अपन ने सब देखा। इन द लास्ट पार्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थर्मल इमिशन अपन ने देखा। थर्मल इमिशन में क्या था, बेसिकली इमिशन थर्मल डिफरेंट टाइप्स का इलेक्ट्रॉन इमिशन, जिसमें थर्मल इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फील्ड इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, जिसमें मेनली अपना जो फोकस था दैट वाज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था वो अपन ने समझा। आइंस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन किए थे वो क्या क्या आए थे वो देखे। फिर उन्होंने देखा कि वो चीज़ें लाइक जो ऑब्जर्वेशंस थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वेव थ्योरी उनको एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से फेल हो गई। आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी की हेल्प लेकर के क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, फोटोन का कंसेप्ट उन्होंने प्रपोज किया, उसकी हेल्प से पूरे को डेवलप कर दिया और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एंड वी सॉ दैट जस्ट इज इट। तो बाद में डी ब्रॉगली आ गए। डी ब्रॉगली ने लाइक मतलब वो भी बोल दिया कि ड्यूअल नेचर है, वेव का है तो पार्टिकल का भी होगा, सब कुछ लाइक एंड ऑल दैट प्रूव करने के लिए डेविसन एंड जर्मर। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, वी कॉल दिस मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1, राइट। सो आई होप you enjoyed this part. See you next class. Thank you so much.